नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। खालदा जिया के इंतकाल पर वजीर आजम ने ताज़ियत का किया इजहार। नरेंद्र मोदी ने हिंद बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात में साबिक वजीर आजम के किरदार को किया याद। दरअंदाजों को हटाने के मामले पर लड़ा जाएगा बंगाल असेंबली इलेक्शन। वजीर दाखिला अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में मुहाजिर मजदूरों पर हो रहे हैं मजालिम। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वजीर आजम से मुदाखलत की अपील की। सदर जमहूरिया ने झारखंड के सकाफती मेले में की शिरकत। द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक यात्रा के मौके पर शहरियों को दी मुबारकबाद। सऊदी अरब का यमन के बंदरगाही शहर पर फजाई हमला। हमले के बाइस रियाज और एसटीसी के दरमियान एक नई कशीदगी। और अब खबरों की तफसील। बांग्लादेश की मारूफ सियासी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा जिया का 80 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसकी तस्दीक इनके सियासी हलकों ने कर दी है। खालदा जिया तवील अदालत के बाद दारुल हुकूमत ढाका के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां वो बीमारियों से लड़ रही थी। खालदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और हिंदुस्तान के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात थे। साबिक में वो कई बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुकी हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जा सके। इनकी क़यादत में BNP कई बार हुकूमती ओहदों तक पहुंची और मुल्क की सियासत में इनका असर कई दहाइयों तक रहा। इनकी सेहत गुज़िश्ता दिनों से इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी और इन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, जहां इनकी हालत बदस्तूर नाजुक बनी रही। इंतकाल की खबर बांग्लादेश के सियासी हलकों में गम अफसोस का मौजब बनी। বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের অভিভাবক ছিলেন তিনি। এভাবে চলে যাওয়াতে এই দেশ জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা মহান রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি তার যে দেশপ্রেম ছিল, সাহসিকতা ছিল, আকর্ষণীয় ভূমিকা ছিল, সেই আকর্ষণীয় ভূমিকার কারণে এই জাতি। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात में इनके किरदार को याद किया और तकरीबन 10 साल कबल इनकी पहली मुलाकात की यादें भी शेयर की। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खालदा जिया के साथ अपनी 2015 की मुलाकात और बातचीत की तस्वीर शेयर की और साबिक वज़ीर आज़म के चाहने वालों और अहले खाना के साथ ताज़ियत का इज़हार किया। पीएम मोदी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालदा जिया के ढाका में इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। इनके ख़ानदान और बांग्लादेश के तमाम लोगों के साथ हमारी दिली ताज़ियत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा इनके ख़ानदान को इस अलमनाक लम्हे को बर्दाश्त करने की ताकत दे। मोदी ने मज़ीद कहा कि बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर बांग्लादेश की तरक्की और हिंदुस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में इनकी अहम शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालदा जिया के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इज़हार किया। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि इन्हें खालदा जिया के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। इन्होंने कहा कि खालदा जिया का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि खालदा जिया के बांग्लादेश के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालदा जिया तवील अदालत के बाद ढाका के अपोलो अस्पताल में इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 80 साल थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालदा जिया के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती क़यामात का सिलसिला जारी है। इस दौरान मगरबी बंगाल में आम शहरियों ने भी खालिदा जिया के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया और इनकी इब्तदाई ज़िंदगी को याद किया। सुनेती बाला सदर गर्ल्स स्कूल के हेडमास्टर रूप ड्राई और दीगर ने कहा कि खालदा जिया की पैदाइश यहीं की है, जिसने बांग्लादेश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया था। वाज़ेह है कि खालदा जिया ने अपनी इब्तदाई तालीम भी इसी स्कूल से हासिल की थी। स्कूल इंतज़ामिया ने इनकी मौत पर गहरे अफसोस का इज़हार करते हुए इन्हें खिराज पेश किया। ये सदर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। मैंने आज सुना है कि बांग्लादेश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक बेगम खालेदा जिया आज का उसका देहांत हो गया।
ये बहुत दुखद घटना है पूरे विश्व के लिए, पूरे बांग्लादेश की अपामार जो उनका वासी है उनके लिए, और ये हमारा स्कूल के लिए भी है, क्योंकि ये स्कूल में उन्होंने कभी पढ़ाई किया था। मैंने इतिहास, स्कूल का इतिहास जब देखा था तब सुना था जो वो स्कूल में भी कुछ दिन पढ़ाई किया था। इसलिए उनको परिवार के लिए, शोकशांत परिवार के लिए हम लोग स्कूल से गंभीर शोक ज्ञापन कर रहे हैं। आज सबीर में सुना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर खालेदा जिया वो निधन हो गया। इसके लिए उसको घर पहले जन्मो इधर ही किया, इसको जन्म होके इधर में पढ़ाशुना किया। इसको बाद जब एक्सचेंज हुआ घर, हिंदू खालेदा जिया का फैमिली बांग्लादेश चल गया। बांग्लादेश का अमरेंद्र चक्रवर्ती इधर आया, ये घर खरीद किया, तो इधर में वो रहता था। अभी देखते हैं कि बांग्लादेश को उसको रिलेटिव बहुत दिन से इधर आता है, उसको जन्म स्थान देख के जाता है। हैं ये खालेदा जिया किधर जन्म गया क्या किया, वो बहुत लोग इधर आता है। और आज उसको मृत्यु के दिन ठीक एक मनुष्य को मृत्यु होने से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि मैं रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की खबरों पर गहरी तशवीश में मुब्तला हूँ। उन्होंने कहा कि जारी सिफारती कोशिशें दुश्मनी के खात्मे और अमन के हुसूल का बेहतरीन रास्ता है। हम तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से अपील करते हैं कि उन कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ करें और किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जिनके तहत कार्रवाइयों से बाज रहें। अमित शाह ने 2026 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आज मीडिया से खिताब किया। वज़ीर दाखिला मगरबी बंगाल के अपने 3 रोज़ा दौरे का आगाज़ करते हुए पीर को कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बंगाल के लिए आज से अप्रैल तक ये एक अहम वक्त है, क्योंकि यहाँ रियासती असेंबली के इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि रियासत की आवाम तब्दीली चाहती है, जिन्हें बीजेपी से तवक्कुआत है। इन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन और दरअंदाजों की हुकूमत की जगह अवामी हुकूमत की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि टीएमसी के दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर दरअंदाजों की वजह से बंगाल की आवाम फिक्रमंद है। अमित शाह ने मजीद कहा कि बंगाल में आइंदा इलेक्शन दरअंदाजों को हटाने के मामले पर लड़ा जाएगा। मित्रों, आज सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। आज 30 दिसंबर का दिन है, हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मांझा टोली गांव में जारी कार्तिक यात्रा सकाफती मेले में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने तमाम शहरियों को इस सकाफती मेले की मुबारकबाद दी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरा खानदान 140 करोड़ शहरियों पर मुश्तमिल है। इन्होंने कहा कि आज की इस तकरीब में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। मैं इस विशाल परिवार के जनजातीय समुदाय की बेटी हूँ। जनजातीय समुदाय के मैं बहन हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रमाता, मुझे अपने आप में राष्ट्रमाता होने का गौरव शायद अभी नहीं और समय नहीं आया है। अभी केवल आपका माता, आपका बहन हो सकती हूँ। राष्ट्रमाता के लिए और भी समय चाहिए मुझे। और गौरव में हासिल नहीं कर पाई, और जागा शायद मैं नहीं ले पाऊंगी। इसीलिए आपके बहन होके रहना, आपके माता होके रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। इसलिए आज के इस आयोजन में आकर मुझे विशेष अपनापन महसूस हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखे हैं और समझे हैं, तथा सेवा करने का बहुत सुअवसर मुझे मिला। मैं सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज्यादा ये राज्य को, ये समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल से हमारे मुहाजिर मजदूर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। मुल्क में कई रियासतें हैं जहां इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में हमारे एक कारकुन को मार मार कर हलाक कर दिया गया। मैंने इसे एक खत लिखा कि मुहाजिर मजदूरों को इस तरह के वाक़े की इत्तला दी जा रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में तशद्दुद किया जाता है। मैंने मुलाकात करने गए थे, इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं, और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप देश की प्रधान। आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि तमाम चीज़ें हाथ से निकल रही है। मनोज झा ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात पर हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। आरजेडी लीडर ने इस मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। इन्होंने अपने मुल्क में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम को भी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, डरावनी है। मैंने बार बार कहा, आपके पड़ोस में ये हो रहा हो और हम एक एमईए की ओर से एक रूटीन स्टेटमेंट जारी हो, इससे आगे का थोड़ा वक्त है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि हमारा जो पूरा सरहद का भी मामला है ना, उसका चरित्र बिल्कुल अलग सा है और जाहिर तौर पर कुछ प्रोएक्टिव चीजें हमें करनी होगी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हम सबसे बड़े मुल्क हैं इस दक्षिण एशिया में और हम कंसिस्टेंटली डेमोक्रेटिक रहे हैं। हमारे यहां मिलिट्री टेक ओवर नहीं हुआ, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ आज तक। हमारी अपनी भूमिका भी बेहतर होनी चाहिए। मुझे कष्ट होता है ये बात कहने में कि हमारे यहां उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे को मार दिया जाता है। किस मुंह से हम ये कहा? हमें अपनी लकीर लंबी खींचनी होगी। मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करें, लेकिन अब ये जहर बहुत फैल गया है। ये जहर हर फेफड़े तक पहुंच गया, हर मानस तक पहुंच गया। अब
इस तरह की चीजें होंगी। अब कल को त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ हो। भारत की संकल्पना ये नहीं थी ना, हमने उस संकल्पना को। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली की साबिक वज़ीर आला आतिशी ने आज बीएमसी इंतखाबात के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आतिशी ने कहा कि सब जानते हैं कि बीएमसी इंतखाबात 3 साल की देर से हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि 3 साल बाद भी ये इंतखाब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की वजह से हो रहे हैं, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देती हैं। आतिशी ने कहा कि मुंबई को हांगकांग, दुबई और तमाम तरक्याती शहरों से मिलाना है, ताहम बीएमसी पर काबिज लोगों ने यहाँ के शहरियों के सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं दिया। जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी को बीएमसी का इलेक्शन है। ये इलेक्शन 3 साल के डिले से हो रहा है और आज भी ये बीएमसी का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुंबई में बीएमसी में जो लोकतंत्र की जरूरत थी, जो लोगों के वोट का अधिकार था, जो पिछले 3 साल से उनसे छीना गया था, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुंबई में लैंड करी। मैं एयरपोर्ट से प्रेस क्लब तक आई। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब्स इन द वर्ल्ड। जब हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो मुंबई को किससे कंपीट करना है? मुंबई को सिंगापुर से कंपीट करना है, शंघाई से कंपीट करना है, हांगकांग से कंपीट करना है, दुबई से कंपीट करना है। लेकिन आज बीएमसी की गंदी राजनीति ने बॉम्बे के लोगों को क्या दिया है? आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली बॉम्बे में मिलती है। आज बॉम्बे के लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं मिलती है। आप बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी जाइए तो अगर उस प्राइवेट बिल्डर ने वाटर टैंक बनाया है तो आपको पानी की सप्लाई मिलेगी, वरना आपको पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी दिन भर। आज बॉम्बे में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल ब्रेकडाउन है। आज मुंबई जितनी बुरी सड़कें शायद पूरे देश में नहीं है। और आज मुंबई में जो स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर स्कैम चल रहा है, जो लैंड ग्रैबिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुल्क में 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से करप्शन के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई हो रही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इब्तिदा से यही कहा है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गरीबों की भलाई के लिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी सद और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव बौखलाहट में बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, एक ही मंत्र पूरे देश के हर नागरिक के कान तक पहुंचा हुआ है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी देश को लूट करके खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। ये लूटने वाले। तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने कोयम्बटूर में बैनुल-अक़वामी मेयार के हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिलाड़ी, ओहदेदार और दीगर मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए एक ओहदेदार ने कहा कि हुकूमत हमेशा से ही खेलों को तरजीह देती आई है। इन्होंने कोयम्बटूर में बैनुल-अक़वामी सतह के हॉकी ग्राउंड के आगाज पर मुसर्रत का इजहार किया। I've been a hockey player since 1980 and I've been playing only on the gravel ground, and I'd be happy to say that I did play well and I could manage to state and get for the state camp regularly. But what happened is suddenly they all changed into turf, and then I was finding it difficult to even play forward. But I still enjoy my hockey days because that's when we were in the height of our hockey in the world. And after this game, India itself had a tough time trying to cope with the speed, the stamina, the efficiency of the ground. So it's my dream, which we all practice as the Vice President, Senior Vice President of the Hockey Association in Coimbatore. It has been our dream, and happy it has happened today, thanks to the Chief Minister and the Deputy Chief Minister. सऊदी अरब ने मंगल के रोज़ यमन के बंदरगाही शहर मकला पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता
सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को भेजे गए हथियारों की एक खेप को निशाना बनाया गया, जो कि एक अलहदगी पसंद ग्रुप है। ताहम इस पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई तबसरा नहीं किया। यह हमला रियाद और STC के दरमियान एक नई कशीदगी की निशानदही करता है, जिससे ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ यमन की दहाइयों से जारी जंग में इनके मुसाबकती किरदारों के दरमियान सऊदी UAE के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। साल 2025 सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों और सुर्ख कालीनों का साल नहीं था, ये बॉलीवुड के लिए सितारों की नई नस्ल को खुशामदीद कहने का साल भी था। हैरत अंगेज ऐलानात लेकर जज्बाती इंस्टाग्राम पोस्ट तक इनमें से काफ़ी तादाद में मौजूद थे। साल का आगाज़ एक खुशगवार अंदाज में हुआ, क्योंकि शेट्टी और क्रिकेटर KL राहुल ने इनकी बेटी इवारा का इस्तकबाल किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।